हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। मेरा नाम है मृदुल तिवारी और आज हम पढ़ने आ रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का माइंड मैप। तो काफी इंपॉर्टेंट और छोटा चैप्टर है, ये सिर्फ 2 पेज का माइंड मैप है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और हम शुरू करते हैं। अच्छा, सिलेबस की बात करें तो यहाँ सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपको सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल साइकिल की डेफिनेशन। होता क्या है सेल साइकिल? तो ये एक सीक्वेंस है बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम क्या होता है? जो हमारा हैप्लॉइड कंटेंट है डीएनए का, उसी को जीनोम कहते हैं। बेसिकली हमारे पास, आपको पता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, इनमें हमारी पूरी की पूरी लाइफ है। इसी को हम क्या कहते हैं? जीनोम। ठीक है, तो क्या है? हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए। आगे क्या लिखा है देखो, सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। सेल के जो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको भी सिंथेसाइज करता है। क्या होता है? जब सेल डिवीजन होने वाला होता है ना, कई सारे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, और जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी क्या करना होता है? बढ़ाना होता है नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, क्योंकि 2 सेल में बांटने हैं चीजें, है ना। तो इस वजह से सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल एंड डिवाइड्स इनटू 2, और फाइनली 2 में डिवाइड हो जाती है। इसको हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, जीनोम सब समझ में आ गया। जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है, जिसको आप एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेल की जो डिवाइड करने की टाइम होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे ह्यूमन सेल जो होती है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है, नॉर्मल एक ह्यूमन सेल की बात करें। ठीक है, जबकि जो ईस्ट की सेल होती है वो हर 90 मिनट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, हर 90 मिनट में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक, अब सेल साइकिल के फेजेस पे आ जाते हैं। देखो, सेल साइकिल डिवाइड किया गया 2 अलग अलग फेज में। एक को कहते हैं इंटरफेज, एक को कहते हैं एम फेज। जो इंटरफेज होता है, ये 2 एम फेज के बीच में जो जगह बचती है या जो फेज होता है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, एम फेज, 2 एम फेज हुए, उनके बीच में जो समय बचा उसी को इंटरफेस कहा गया। ठीक है, 95% ऑफ टाइम जो है सेल साइकिल का वो इंटरफेज ही हो सकता है, होता है। ठीक है, तो इंटरफेस मतलब 95% टाइम तक इंटरफेस रहता है। एम फेज जो है सिर्फ 5% टाइम तक रहता है। और एम फेज में क्या होता है? 2 चीजें, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब होता है सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, यानी सेल डिवीजन। तो एम फेस में क्या होता है? न्यूक्लियस और सेल का डिवीजन। और इंटरफेस में बेसिकली क्या होता है? सेल तैयार होती है डिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो इंटरफेस और एम फेस, और एम फेस के 2 एम फेस के बीच में जो समय है वही इंटरफेस कहलाता है। ठीक, तो ये सेल साइकिल में 2 फेस है ना। अब जो इंटरफेस है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, G1 फेस, एस और G2 फेस। ठीक है, G1 फेस में सेल की ग्रोथ होती है, जिससे आगे चल के उसे, क्योंकि डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली उसे ग्रोथ करना पड़ेगा, है ना। दूसरा एस फेज। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास है ना, या मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि ये एक डीएनए था, है ना। ये वैसे तो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, तो स्ट्रैंड ही मान लो, है ना। ऐसा डीएनए था नॉर्मली, है ना, कुछ ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था हमारे पास। अब रेप्लिकेशन जब होगा ना, तो डीएनए का जो अमाउंट है वो 2 गुना हो जाएगा। तो आप कह लो इतना तो था ही, साथ में इतना और हो गया, है ना, ऐसे। तो देख रहे हो, अमाउंट डीएनए का बढ़ जाता है। तो नंबर ऑफ डीएनए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम थे, 46 ही रहेंगे। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए का अमाउंट जो है वो 2 गुना हो जाएगा। किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। अब सेंट्रियोल अगर आपको याद ना हो तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सेंट्रियोल जो होते हैं वैसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, और एक दूसरे के 90 डिग्री पे ऐसे रखे हुए होते हैं, है ना। इस पूरे को मिला के क्या कहते हैं? इसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, है ना। इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं, है ना। और किसी एक सिलेंडर को मान लेते हैं, ये एक सिलेंडर ले लिया, इस सिलेंडर को सेंट्रियोल कहेंगे। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी एस फेज में होता है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। क्या होगा? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब आती है G2 फेस। एस फेस के पास G2 फेस आएगी, जिसमें सेल की ग्रोथ होगी और सेल प्रिपेयर करेगी माइटोसिस या कह लो डिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इंटरफेस। अब एक फिगर है जिसको आपको देखना है थोड़ा सा, है ना। ये मैंने यहाँ पर रखा है, एनसीईआरटी का ये फिगर है। अब देखो, जो मैंने बताया, ये G1 फेस है, ये एस फेज है, और ये क्या है? G2 फेस है। ठीक है, ये G1, एस और G2 मतलब ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है, या ऐसा नहीं, यहाँ पे बनाता हूँ, रुको, अंदर की ओर, है ना। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है? इंटरफेस है ना। ये पूरा का पूरा इंटरफेस है। और सिर्फ इतना भाग जो आपको इस साइड दिख रहा है, ये है हमारा एम फेस। एम फेस में देखो, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रही है, और साइटोकाइनेसिस के अलावा ये जो 4 स्टेप आपको दिखा रखे हैं, ये कैरियोकाइनेसिस के स्टेप है। ये है क्या? कैरियोकाइनेसिस। और ऊपर क्या है? साइटोकाइनेसिस। इसके अलावा
आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लिख के दे रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा है जी नॉट। जी नॉट जो होता है इसको क्विसेंट स्टेज कहते हैं, अभी आपको पता चलेगा ये क्या होता है। जो सेल डिवाइड नहीं करती है हम कहते हैं वो जी नॉट स्टेज में है, मतलब वो शांत है या कह लो क्विसेंट स्टेज में, ठीक है। तो ये जी नॉट क्या है, सेल साइकिल के हम बाहर बनाते हैं और ये दिखाते हैं उन सेल्स को दिखाता है जो सेल डिवाइड नहीं कर रही, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। सेल साइकिल कितने भाग में डिवाइड की गई, दो भाग में, इंटरफेस और एम फेस। एम फेस दो भाग में, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। इंटरफेस तीन भाग में, G1 S और G2, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट है एनसीईआरटी का ही है और इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो जी नॉट फेज के बारे में भी मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है ना, कोई चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जी नॉट फेज क्या है, इसको क्विसेंट स्टेज कहते हैं। यहाँ पे सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है लेकिन डिवाइड नहीं करती है। एग्जाम्पल में आरबीसी आ जाती है, हार्ट सेल आ जाती है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब हम आते हैं एम फेज पे, है ना। हमने देख लिया इंटरफेज में तीन स्टेप थे, तीनों स्टेप हो गए, और अब आते हैं एम फेज पे, ठीक। अब एम फेज पे आते हैं। एम जो है यहाँ पे एम फेज में माइटोसिस या मियोसिस दोनों हो सकता है। पहले हम माइटोसिस पढ़ेंगे ना। एम फेज में बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस दोनों हो सकता है। पहले हम माइटोसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस जो होता है इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम रहते हैं प्रोजेनी और पेरेंट में। मतलब जो पिता माता थे उनके अंदर अगर मान लो 10 क्रोमोसोम था तो बच्चे के अंदर भी 10 क्रोमोसोम रहेगा, इसको हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। इस तरह के डिवीजन के। अच्छा, माइटोसिस अगर आपको समझना है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्रोमोसोम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ, एक मिनट रुक जाओ, कलर थोड़ा दूसरा चेंज करते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा अलग दिखे, है ना। ये जो एक स्ट्रैंड है इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है इसको भी हम कहते हैं क्रोमैटिड। इन दोनों को साथ में हम क्या कहेंगे कि दोनों एक दूसरे की क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों क्या चीज है, ये दोनों क्या चीज है, क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, ठीक है। ये दोनों क्रोमैटिड है, आपस में क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ये यहाँ पे बीच में जुड़ी हुई होती है एक स्ट्रक्चर के द्वारा जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या चीज है, वो स्ट्रक्चर जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ के रखता है। अब सेंट्रोमियर के आसपास ही आप दो डिस्क के शेप के स्ट्रक्चर देखेंगे, एक इधर और एक इधर। ये जो डिस्क के शेप के स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर। समझ में आया। तो ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है एक दूसरे के एकदम सिमिलर होती है, ठीक है। तो दो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये जुड़ी हुई होती हैं सेंट्रोमियर से, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और काइनेटोकोर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है इनके बगल में, साइड साइड, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं फेजेस पे, मतलब जो माइटोसिस है वो कैसे होती है। देखो माइटोसिस जो है वो चार अलग अलग स्टेप्स में होती है, उन चारों स्टेप्स को पढ़ना है, ठीक है। उसके पहले एक चीज और समझ लो, जो हमारी नॉर्मल सेल होती है जो डिवाइड नहीं करती, मान लेते हैं ये सेल है जो अभी डिवीजन नहीं हो रहा है इसमें, जब भी सेल के अंदर डिवीजन नहीं हो रहा होगा या कह लो वो इंटरफेज में हो रही होगी, है ना, एम फेज में नहीं इंटरफेज में है, तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखते हैं सेल में, ऐसा धागे की तरह का स्ट्रक्चर दिखता है ऐसे। ये क्या है, एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर है, ये क्रोमोसोम नहीं है। ये है क्या, ये है तो हमारा डीएनए ही, लेकिन क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं है, ये क्रोमैटिन के फॉर्म में है, क्रोमैटिन, ठीक है। और क्रोमैटिन और क्रोमैटिड में अंतर समझ जाना, सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, ठीक है। हमारा डीएनए किस फॉर्म में होता है जब सेल नहीं डिवाइड कर रही होती, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में या इंटरफेज में किस फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है। समझ में आया। जब सेल डिवीजन करने लगती है तो यही जो क्रोमैटिन होती है ना, इसकी पैकिंग होती है, ये पैक होता है, और जो डीएनए हमारा है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में हो जाता है। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में हो गया। समझ में आ गया, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं प्रोफेज पे, यानी पहला स्टेप। तो पहला स्टेप यानी प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमैटिन कंडेंस कर रहा है ना, वो और ज्यादा पैकिंग होती है उसकी, जिससे कि क्रोमोसोम बनने लगते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे मूव करने लगता है, जैसे दूसरे फिगर में देखो, एक सेंट्रोसोम ऊपर और एक सेंट्रोसोम नीचे। मेटाफेज में तो सेंट्रोसोम मूव कर चुका है, शुरुआत कहां पे होती है, प्रोफेज में। प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम्स होते हैं उनके मूव करने की शुरुआत होती है ना। अच्छा, इसके अलावा माइटोटिक एपरेटस बनता है। माइटोटिक एपरेटस छोड़ो, उसके पहले एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ो, मतलब जोड़ो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, मतलब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो डिसअपियर होने लगती है,
मतलब वो टूटने लगती है, आप करो, है ना, ब्रेक होने लगती है, टूटने लगती है, ये भी चीज ऐड कर लेना। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है माइटोटिक एपरेटस बनता है प्रोफेज में। माइटोटिक एपरेटस क्या है? एस्टर और स्पिंडल फाइबर्स को जोड़ के माइटोटिक एपरेटस कहा जाता है। अब इसको समझो फिर से, पहले समझते हैं फिर आप आगे बढ़ेंगे, ऊपर ही देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये सेल होती है ना, और क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो तो टूट रही है काफी ज्यादा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम ऐसे बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अब जो यहाँ पे हम क्या समझा रहे थे, एस्टर समझा रहे थे आपको। तो आपको क्या बताया मैंने कि ऐसे क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है, जो कि अपोजिट पोल पे, या सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, इनमें से एक धागे के तरह का स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ऊपर नीचे दोनों साइड से ये जो धागे की तरह के स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इनको कहा जाएगा स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो एस्टर और स्पिंडल फाइबर से मिलके बनता है क्या हमारा, अरे उसे क्या कहते हैं, माइटोटिक एपरेटस, है ना। किससे? एस्टर और स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आपको समझ में आ गया कहां से निकले, ये निकले हैं जो हमारे सेंट्रियोल हैं उससे स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं, ठीक है। रेड कलर का मैंने दिखा रखा है। इसके अलावा यहीं पे ऐसे स्टार के तरह का अरेंजमेंट बनने लगता है, इसकी वो छोटा करते हैं यार, यहीं पे ऐसे कुछ जो माइक्रोट्यूब्यूल, सेल में आपने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल पाया जाता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे स्टार के फॉर्म में अरेंज होने लगते हैं ऐसे, है ना। मान लेते हैं यहाँ पे बना लेता हूँ बाहर, ये हमारा सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम के आसपास माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे अरेंज होने लगेंगे, ठीक है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, और ये है स्पिंडल फाइबर्स। तो देख रहे हो एक स्टार के शेप का बन गया है, इसी को हम कहते हैं क्या, माइटोटिक एपरेटस, ठीक है। तो एस्टर क्या है, एस्टर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जिनका, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया एस्टर क्या होता है और स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। एस्टर जो होते हैं बेसिकली हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा बनते हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर तो आपको पता है धागे की तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो ये प्रोफेज था। अब आते हैं मेटाफेज में। सेकंड फेज है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो ये क्या कहते थे इसे, नाम ही भूल जा रहा हूं मैं, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे यानी अपोजिट पोल्स पर आ जाते हैं। और जो क्रोमोसोम बन गया है भाई, प्रोफेज में तो क्रोमैटिन था, अब क्या बन गया है, क्रोमोसोम बन गया है। ये जो क्रोमोसोम है ना, ये ऐसे मिडिल में जाके ऐसे अरेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट कब बनती है, मेटाफेज में बनती है। और मेटाफेज प्लेट है क्या, क्रोमोसोम्स का इक्वेटर पे अरेंज हो जाना। जैसे हम मान लेते हैं सेल गोल गोल है, जैसे पृथ्वी गोल है ना, और पृथ्वी के बीच की जो लाइन गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो वही इक्वेटर पे मेटाफेज जो होता है उसमें इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट बनना। और सेंट्रोसोम से निकलता है, सेंट्रोसोम से निकलता है क्या, स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, ये ऐसे जाके यहाँ पे काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ये जो रेड कलर का काइनेटोकोर यहाँ पे था, रेड कलर का काइनेटोकोर यहाँ पे था ना, इससे जाके ऐसे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। समझ में आया, जो काइनेटोकोर्स हैं उनसे स्पिंडल फाइबर्स जाके अटैच हो जाएंगे। अच्छा इसके अलावा, हाँ इतनी चीजें हो गई ना, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोसोम, आपको समझ में आ गया, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, मेटाफेज इज बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, यानी मेटाफेज सबसे अच्छी स्टेज है क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए। अब होगा क्या, देखो ये जो हमारा सेंट्रोसोम है, इससे स्पिंडल फाइबर जो है इधर आके काइनेटोकोर से अटैच हो गए, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा अलग यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इधर मान लेते हैं हमारे पास ऐसा क्रोमोसोम था, है ना। इस क्रोमोसोम पे ये काइनेटोकोर था, एक ये काइनेटोकोर था, और इन काइनेटोकोर से ऐसे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाते हैं। अब जो ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर है ना, इस काइनेटोकोर से ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना इनको ऊपर की ओर खींचता है, नीचे वाला जो स्पिंडल फाइबर है वो इनको नीचे की ओर खींचता है। इससे होता क्या है, ये सेंट्रोमियर होता है ये ऐसे टूट जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है सेंट्रोमियर की, और ऊपर की ओर एक क्रोमेटिड ऊपर की ओर जाने लगता है ना, एक क्रोमेटिड ऐसे ऊपर की ओर जाने लगता है और एक क्रोमेटिड नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि क्रोमेटिड्स आपस में किससे जुड़ी थी, सेंट्रोमियर से, और सेंट्रोमियर की हो गई स्प्लिटिंग। रीजन क्या है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर ने खींच लिया क्रोमोसोम्स को, है ना, और स्प्लिटिंग हो गई, इसी वजह से एक क्रोमेटिड ऊपर और एक क्रोमेटिड नीचे जाने लगा। ये कौन सा फेज आ गया, एनाफेज। ये तीसरा फेज है। मेटाफेज में ये स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, स्प्लिटिंग किस फेज में होगी, एनाफेज में। एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड्स सेपरेट कर जाते हैं,
और क्रोमेटिड जो होते हैं वो अपोजिट एंड पे, अपोजिट पोल पे मूव करने लगते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने 3 क्रोमोसोम का एग्जांपल लेके चले थे ना हम, देखो यहाँ पे 1 2 और 3, 3 का। तो यहाँ पे 3 क्रोमेटिड ऊपर जा रहे हैं, है ना, और 3 क्रोमेटिड नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा अगले फेज में, ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एक बन जाएगी और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे यहां पे बन जाएगी। तो ऊपर वाले न्यूक्लियस में देखो 3 क्रोमेटिड या कह लो 3 क्रोमोसोम, और नीचे वाले भी 3 क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहे, इसी को तो कहते हैं माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और अगला फेज है टीलोफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट एंड। अब जो है टीलोफेज आ गया, सेल साइकिल का लगभग एंड आ गया, और जो है अब फिर से वही होगा, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमेटिन में बदलने लगते हैं धीमे धीमे, और धागे या गुच्छे की तरह पे, क्लस्टर मतलब होता है समझो गुच्छा बन जाना, अपोजिट एंड्स में गुच्छे की तरह के दिखते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाती है, ये होता है टीलोफेज। समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरा एक नंबर है ना, 9140001225, इस पे 1225। ठीक है, इस पे क्या करना, व्हाट्सअप करना। ठीक है, वहां पे मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये था हमारा माइटोसिस। ठीक है, अब क्योंकि माइटोसिस में हुआ क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस को डिवाइड किए, अभी सेल नहीं डिवाइड हुई है। देखो आप, एक न्यूक्लियस ये ऊपर की ओर बना है, एक न्यूक्लियस नीचे की ओर, अब सेल होगी डिवाइड, जिसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये है साइटोकाइनेसिस। जूम करते हैं थोड़ा सा। साइटोकाइनेसिस दो तरह की होती है, पहला है फोरोफॉर्मेशन। जो एनिमल सेल्स होती हैं वो होती हैं लचीली कह लो, या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट होती हैं। अब यहाँ पे जो एनिमल सेल होती है ना, उनमें फोरोफॉर्मेशन होता है, यानी एक गड्ढा या एक खांच बनती है, जिसे हम फोरो कहते हैं। अब ये खांच जो है वो अंदर होते होते बीच में जाके मिल जाती है, और इससे एक सेल ऊपर एक सेल नीचे डिवीजन हो जाता है सेल का। तो ये एनिमल सेल में देखती मिलती है, और इसे कहते हैं फोरोफॉर्मेशन। दूसरा है सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब जो प्लांट्स की सेल होती है ना, वो इतनी लचीली नहीं होती है या सॉफ्ट नहीं होती है कि उसमें गड्ढा बन सके। तो उसमें क्या होता है, बीच में ही, यहाँ पे बीच में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और धीमे धीमे ये पूरे सेल में फैल जाती है ऐसे, है ना। पहले यहाँ पे बीच में थी, पहले इधर बीच में थी, अब ये पूरे सेल में फैल गई, और उसके बाद डिवीजन हो गया सेल का, एक सेल ऊपर बन गई, एक सेल इधर नीचे आपको, है ना। और ये दिखाता है प्लांट्स सेल में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो सेल प्लेट बनी हुई है ना, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है मिडिल लैमेला को। आपने मिडिल लैमेला पढ़ा था, मिडिल लैमेला प्लांट सेल्स को क्या कहते हैं, उसे एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है ना। तो ये सेल प्लेट्स मिडिल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस यानी काम क्या समझ लो, है ना। सेल की रिपेयर करने में, टिश्यू की ग्रोथ कराने में, ये सब माइटोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने में भी ये काम आती है ना, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने में। अब इसका मतलब क्या हुआ थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो नॉर्मली मान लेते हैं एक सेल थी, है ना, ये हमारे पास एक सेल थी, उसमें साइटोप्लाज्म सी था, और जो हमारा न्यूक्लियस था, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए था, है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बेसिकली डीएनए की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक, जब हम न्यूक्लियो कह रहे हैं तो डीएनए की बात हो रही है, समझ लो। ठीक है, हमारे पास डीएनए मान लेते हैं ए था, ए है क्या, अमाउंट ऑफ डीएनए, या डी मान लो, नहीं ए ही मान लो। ठीक है, सी क्या है, साइटोप्लाज्म कितना सा है, और ए क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है। अब जब एस फेज आया, तो एस फेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो अभी भी सी है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो कितना हो जाता है, 2a हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाता है। और जब होता है सेल डिवीजन या कह लो माइटोसिस, तो फिर से आधा डीएनए ऊपर गया और आधा नीचे, तो यानी सी और ए, सी और ए। तो देख रहे हो न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वापस से कितना हो गया, सी बाई ए, है ना, जैसे पहले था वैसे हो गया। इसीलिए हम कहते हैं जो माइटोसिस होता है वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर कर देता है। भाई सेल के डिवीजन के पहले ये रेशियो खराब गया था, सेल में साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2 गुना हो गया था, लेकिन माइटोसिस हुई तो ये डीएनए फिर से वापस से बराबर हो गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक स्मॉल तरीका है ना, स्मॉल कह रहे हैं तो एक सिंपल तरीका है समझने का कि क्या मतलब होता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने का। समझ में आया, ठीक है। सिंसाइसियम, सिंसाइसियम क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मतलब एक ही सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होना, इसको सिंसाइसियम कहते हैं। अब सिंसाइसियम कैसे होता है, तो कैरियोकाइनेसिस यानी
जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो तो हो गया, तो मान लेते हैं न्यूक्लियस एक था, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस दो बन गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन नहीं हो पाया, तो सेल के अंदर एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, या मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन या सिंसाइसियम आ गई। ठीक है, एग्जांपल जो लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट है, बेसिकली नारियल पानी जो होता है ना, वो मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन को शो करता है ना। मतलब नारियल पानी में जो सेल्स होती है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो बहुत होते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी कहा जाता है ना, कोकोनट के पानी को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये था पहला पेज, जो माइटोसिस हमने पढ़ दिया। अब मियोसिस पढ़ेंगे, और मियोसिस क्योंकि माइटोसिस आप पढ़ चुके हैं तो मियोसिस आपको थोड़ा आसान लगेगी। ठीक है, मियोसिस, मियोसिस जो होता है इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, और क्यों कहते हैं, है ना, रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। मतलब अगर मम्मी पापा में 10 क्रोमोसोम थे, तो जो बच्चा होगा उसके अंदर, मम्मी पापा नहीं, मतलब किसी एक सेल में मान लेते हैं पहले 10 क्रोमोसोम थे, किसी एक सेल में 10 क्रोमोसोम थे, तो बच्चे के अंदर होंगे, या डॉटर सेल के अंदर होंगे 5 क्रोमोसोम, डिवीजन के बाद या मियोसिस के बाद होंगे 5 क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसी वजह से कहते हैं कि ये रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। ठीक है, मम्मी पापा वाला एग्जाम्पल यहाँ सही नहीं है, क्योंकि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, अब 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। जब आपने माइटोसिस अभी पढ़ा तो आपने देखा एक की सेल्स, एक सेल थी वहां पे 2 हो गई, है ना, लेकिन यहाँ पे मियोसिस जो होता है उसमें आखिरी में जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। हैप्लॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आधे क्रोमोसोम से। ठीक है, अच्छा कुछ टर्म है जैसे बाइवेलेंट और टेट्राइड, ये क्या होते हैं ये आपको समझना अच्छे से, है ना। देखो, एक क्रोमोसोम जो होता है, अगर मान लेते हैं ये नंबर 1 का क्रोमोसोम है, फर्स्ट क्रोमोसोम, और ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम है, क्यों, क्योंकि 2 क्रोमोसोम क्यों है फर्स्ट नंबर वाले, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड मतलब होता ही है कि हमारे अंदर कोई भी क्रोमोसोम जो होता है वो पेयर में पाया जाता है। समझ में आया, ये है क्रोमोसोम। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास, हम बोलते हैं 22nd क्रोमोसोम है हमारा, तो 22nd क्रोमोसोम कितना होगा, 2, 1 और 2, ये होता है डिप्लॉयड का मतलब। तो हमारा ये फर्स्ट क्रोमोसोम है मान लेते हैं, ये भी फर्स्ट ही क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या क्या क्यों है, दो, मतलब ये क्यों है, क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम मतलब हमारे पास 2 है, इसको हम कहते हैं बाईवैलेंट, है ना। बाईवैलेंट का मतलब हो गया 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो कि सेम क्रोमोसोम है, मतलब कॉपीज हैं एक दूसरे की। ठीक है, टेट्राइड मतलब क्या होता है, टेट्राइड मतलब 4 क्रोमेटिड, क्योंकि ये 2 क्रोमोसोम है भाई, एक क्रोमेटिड ऊपर, रेड यूज करता हूं। ठीक है, एक क्रोमेटिड, दूसरी क्रोमेटिड, तीसरी क्रोमेटिड और चौथी क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड। तो इस वजह से बाईवैलेंट, बाईवैलेंट क्या शो करता है, 2 क्रोमोसोम स्टेट को, और टेट्राइड, टेट्राइड क्या शो करता है, 4 क्रोमेटिड स्टोर, मतलब स्टेट को। ठीक है, तो 2 क्रोमोसोम और 4 क्रोमेटिड, इसी को हम कहते हैं बाईवैलेंट और टेट्राइड। ठीक है, समझ में आ गया, ये टर्म जो है जरूरी थे बाइवेलेंट और टेट्राइड जानना, क्योंकि मियोसिस आपको समझ में नहीं आएगी नहीं तो फिर। ठीक है, अब शुरू करते हैं मियोसिस। तो मियोसिस दो हिस्सों में होती है, कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2। पहले हम मियोसिस 1 पढ़ने आ रहे हैं, जिसके अंदर 4 फेज होते हैं। प्रोफेज, जैसे हमने कहा था माइटोसिस में 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में 4 फेज, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 3, प्रोफेज 4। समझ में आ रहा, तो प्रोफेज 1 पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोफेज 1, अच्छा मैं एक बार यहाँ पे डिवीजन पहले आपको दिखा देता हूँ, है ना, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा मियोसिस में, मियोसिस डिवाइड की गई है 2 भागों में, है ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, ठीक है, अच्छा, जो मियोसिस 1 है, इसमें आप कहोगे प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, सॉरी प्रोफेज 2 क्या कह रहा हूं यार, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, है ना, और टीलोफेज। सबके आगे 1 लगाओगे, सबके आगे 1 लगाओगे। ठीक है, मियोसिस 2 जो होगी उसमें आप कहोगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, है ना, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, अब आप इसको याद कर सकते हो पी मैट से, है ना, ये क्योंकि सीक्वेंस होता है ना, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगी, फिर मेटाफेज के बाद एनाफेज, फिर टीलोफेज, तो ये सीक्वेंस आप याद है पी मैट से। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जो मियोसिस 2 होती है ना, ये एक्चुअली माइटोसिस ही होता है, सेम टू सेम माइटोसिस होता है। ठीक है, जो मियोसिस 1 है उसको हमें अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, मियोसिस 2 जो होता है वो माइटोसिस ही होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं, पहले मियोसिस 1 पढ़ते हैं। ठीक है, तो मियोसिस 1 में देखो 4 स्टेजेस होंगी, जिसमें से सबसे पहले प्रोफेज 1 हम पढ़ रहे हैं। प्रोफेज 1
सबसे ज्यादा समय लेता है, और ये डिवाइड किया गया है 5 अलग अलग भागों में: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। आपने अगर लखनऊ के आसपास तैयारी की होगी तो एक बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं जिनसे मैं पढ़ रखा हूँ, है ना। उनका नाम है डॉक्टर हरिओम गंगवार सर। ठीक है, डॉक्टर हरिओम गंगवार सर। ठीक है, तो उन्होंने ही एक ट्रिक बता रखी थी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा प्रोफेज वन के लिए। ठीक है, तो प्रोफेज वन जो होता है ये 5 भागों में डिवाइड है। आप इसको याद कर सकते हो: लता जरा पानी दे दो से, है ना। लता जरा पानी दे दो। ठीक है, तो ये प्रोफेज वन की 5वीं स्टेज है। ठीक है, गंगवार सर आपको अभी भी पढ़ाते हैं, है ना, वो अभी भी पढ़ाते हैं। मुझे पता नहीं है, अभी मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ इस वजह से, लेकिन अगर आप चाहो तो आप फोन करके या फिर इंटरनेट पे सर्च करके आप देख सकते हो। उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत ही मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ठीक है, बेस्ट टीचर मतलब। ठीक है, तो ये प्रोफेज वन की 5 स्टेजेस हैं। लता जरा पानी दे दो। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम का कॉम्पैक्टेशन होता है, मतलब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से थोड़ा सा क्या कह लो पैकिंग होती है ना। क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी पैकिंग होती है, तो यहाँ पे लेप्टोटीन का पहला वो है जहां पे क्रोमोसोम का कॉम्पैक्टेशन होता है। जाइगोटीन यानी प्रोफेज वन का सेकंड जो स्टेप है जाइगोटीन, इसमें क्या होता है? इसमें पहली चीज होती है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है? थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लिखा शॉर्ट में और आपको इसी वजह से शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि सारी चीजें समझा दूंगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। मान लेते हैं हमारे पास एक बड़ी सी सेल थी, है ना। उस बड़ी सी सेल में 2 क्रोमोसोम, ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं मैंने बताया कि क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, है ना। तो हमारे पास हर क्रोमोसोम के क्या होते हैं? एक पेयर होते हैं। तो सिनेप्सिस बेसिकली क्या होता है ना, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस, है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो सिनेप्सिस में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ पे है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 का एक है ना, क्योंकि 2 कॉपी होती है हर क्रोमोसोम की। और क्रोमोसोम नंबर दूसरा ये है। तो ये दोनों एक दूसरे के बगल बगल आके जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं मतलब एक दूसरे के बगल बगल आ जाएंगे, तो ये हो गया सिनेप्सिस। सिनेप्सिस मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर ये भी है। तो ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के जस्ट सामने आ गए, इसको कहते हैं सिनेप्सिस। अब ये एक दूसरे के सामने क्यों रहते हैं? क्योंकि एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है जाइगोटीन स्टेज में, और ये इन दोनों को एक साथ में रखता है ना। जो क्रोमोसोम नंबर हमारा 1 है, इसकी दोनों कॉपीज को एक साथ रखेगा, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, इनको एक साथ रखेगा, तो सिनेप्सिस आपको समझ में आ गया। और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स साथ में रखता है, ये भी आपको समझ में आ गया। बाइवेलेंट स्पर्म या कह लो टेट्राइड स्पर्म, आपको सामने ही दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स जो है क्योंकि साथ में आ गए तो इसको हम क्या कर देंगे? बाइवेलेंट। 2 क्रोमोसोम्स से साथ में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के सामने, इसी वजह से बाइवेलेंट कहा गया, और ऑलरेडी समझा चुके हैं हम आपको। ठीक है, फिर आता है पैचिटीन स्टेज। पैचिटीन स्टेज में सबसे पहले होगी क्रॉसिंग ओवर। अब क्या होता है ये, थोड़ा सा फिर से जूम करते हैं, है ना। क्रॉसिंग ओवर आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, देखो ये था क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी, है ना, और ये है क्रोमोसोम नंबर 1 की दूसरी कॉपी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है ना, मान लेते हैं ये वाली क्रोमेटिड जो है, ये वाली क्रोमेटिड और ये वाली क्रोमेटिड, एक मिनट दूसरा कलर चूज करते हैं तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। ये क्रोमेटिड जो है, ये क्रोमेटिड एक, और एक ये क्रोमेटिड, इन दोनों क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। मतलब बेसिकली एक समझ लो एक दूसरे से ये जुड़ जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे एक जगह पे। तो मान लेते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक क्रोमेटिड बनाया ऊपर वाले का, और ये मैंने दूसरा क्रोमेटिड बनाया, ये मैंने दूसरा क्रोमेटिड बनाया नीचे वाले का। ठीक है, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं। ये ऊपर वाले का एक क्रोमेटिड और ये नीचे वाले का क्रोमेटिड। देख रहे हो, एक ऐसी जगह है, ये जगह जहां पे ये दोनों क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर जा रहे हैं। इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है ना, वहां पे दोनों क्रोमेटिड्स थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, या कह लो थोड़ा सा डीएनए एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, और इसके वजह से क्या होता है? इसकी वजह से वेरिएशन होता है। समझ में आया? इसकी वजह से होता है वेरिएशन। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कुछ एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जा रहा है क्या? है ना, यहाँ पे कुछ क्या बन रहा है? एक्स शेप का। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम कहते हैं कैजमेटा।
कैजमेटा। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, जिस जगह पे होती है उस जगह को हम कैजमेटा कहते हैं। तो कैजमेटा फॉर्मेशन होता है क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे। तो ये सबसे सिंपल डिस्क्रिप्शन है क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है, और सबसे एक्यूरेट भी है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखो, नीचे देखो, है ना, क्रॉसिंग ओवर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम यूज होता है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में, ठीक। और होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में क्या होता है, क्या होता है, मतलब वो होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहां कैजमेटा बन जाता है, जो कि एक्स शेप का होता है, जो कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये होता है पैचिटेन में, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैचिटेन में। ये सब पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। नीट में आपको समझाने को थोड़ी है, नीट में आपको ऐसा आता है कि सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेज में बनता है, डायरेक्ट आपको आंसर आएगा जाइगोटी, या आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, पैचिटेन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, पैचिटेन में बाइवेलेंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं। जो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हुआ था वो कहां हुआ था, जाइगोटीन में, लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहे थे, पैचिटेन में अच्छे से दिखने लगते हैं। इसके अलावा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर, क्योंकि रिकॉम्बिनेस एंजाइम होता है ना, तो रिकॉम्बिनेस एंजाइम जो होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, एक छोटी सी गांठ बना देता है, या कह लो, आप कह लो एक छोटा सा एरिया बना देता है, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत डिटेल में न जाना इस चीज में, ठीक है। फिर डिप्लोटीन अगली स्टेज आती है। डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी ये प्रोटीन जो है वो खत्म हो गया। अब क्योंकि प्रोटीन खत्म हो गया तो क्रॉसिंग ओवर भी खत्म होने लगेगी धीमे धीमे। हाँ, लेकिन डिप्लोटीन में हमें कैजमेटा फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से देखने को मिलता है। कैजमेटा यानी एक्स शेप का स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है ना, ये डिप्लोटीन में हमें क्लियरली देखने को मिलता है, कैजमेटा फॉर्मेशन, ठीक है। फिर अगली आखिरी स्टेज आती है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा, यानी कैजमेटा का फॉर्म, जो फॉर्मेशन हुआ था कैजमेटा का वो खत्म हो गया, टर्मिनलाइज हो गया, है ना, खत्म होना, टर्मिनलाइज मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। तो डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। ये थी प्रोफेज वन, समझ में आया। और प्रोफेज वन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कभी पूछी जाती है वो हमेशा क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये समझ में आया, क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है ये भी आता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे रहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, या सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये सब छोड़ के आपको क्या चूज करना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाया है, सामने दिखाया है, ठीक है, तो आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक। तो प्रोफेज वन था ये। अब कुछ नहीं रह गया, अब बहुत बहुत ही सिंपल चीज है। अब आएगा मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में ये बाइवेलेंट्स बने, यहाँ पे बाइवेलेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। वही अगेन वही होगा कि ऊपर से स्पिंडल फाइबर आएगा, एक इधर अटैच होगा और एक इधर अटैच होगा, नीचे वाले से एक इधर अटैच होगा, एक इधर अटैच होगा। अंतर कहाँ आ गया, मियोसिस जब हमने पढ़ा था, जब हमने मियोसिस पढ़ा था, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम है मेरे पास, ठीक है, ये क्रोमोसोम है मेरे पास। जब हमने मियोसिस पढ़ा था तो एक जो स्पिंडल फाइबर है वो यहाँ अटैच होता था उस पे काइनेटोकोर में, और दूसरा जो माइटोसिस जब हमने पढ़ा था, सॉरी मियोसिस कर रहा हूं बार बार, जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, है ना, तो दूसरा वाला जो था वो ऐसे अटैच होता था, और इसी वजह से ये क्रोमोसोम टूट जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही अटैचमेंट हो रहा है ना। देख रहे हो, ऊपर वाले क्रोमोसोम में ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर जुड़ रहा है, नीचे वाले में नीचे वाला स्पिंडल फाइबर, एक क्रोमोसोम में एक ही अटैचमेंट। तो यहाँ किसी भी तरह का उसे क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर नहीं होती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, दो, एक क्रोमोसोम ऊपर, ये दोनों ऊपर क्रोमोसोम, और ये दोनों क्रोमोसोम्स नीचे की ओर चले जाएंगे, और धीमे धीमे क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन का ऐसे फॉर्मेशन होने लगेगा। तो दो सेल्स बन जाएंगी, लेकिन हमने तो कहा चार सेल बनती है, तो अभी रुको देखते हैं, ठीक है। ऐसे दो सेल बन जाएंगी, और क्रोमोसोम का नंबर देखो आधा हो गया। पेरेंट के पास यहाँ पे कितने, चार क्रोमोसोम, डॉटर के पास ऊपर वाले देखो दो क्रोमोसोम, नीचे वाले में देखो दो क्रोमोसोम, ठीक है। सॉरी, अगेन टीरोफेज वन आखिरी फेज आएगी, जिसमें क्या होगा, अच्छा याद रखना, एनाफेज वन में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना, एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाएगा और एक क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं कहाँ, एनाफेज वन स्टेज में, ठीक है। टीरोफेज वन में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से अपीयर हो जाएगी, और न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी रीअपियर हो जाएगा वापस से, है ना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता था, आरएनए सिंथेसिस करता था, है ना, वो भी अपीयर हो जाएगा, अब खत्म हो जाता है शुरुआत में, फिर से दिखने लगेगा अब, ठीक है। तो दो सेल्स बनी, दो सेल बनी, है ना, जबकि हमने क्या कहा है कि मियोसिस में फोर, सॉरी,
कहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये चीज कहाँ लिखा है मैंने सॉरी। ये लिखा है, दिख ही नहीं रहा है मुझे, ठीक है। क्या हो गया यार, ये दिख ही नहीं रहा है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, है ना, जबकि अभी कहाँ बनी है, कितनी बनी है, 2 ही तो बनी है। एक ऊपर बनेगी ये वाली एक, और एक ये वाली, है ना, ये 2 बनी हुई है, 4 तो बनी है, बाकी 2 बनेंगी मियोसिस 2 में। ये जो ऊपर वाली 2 है ना, ये डिवाइड होके 2 और बना लेंगी, और नीचे वाली जो 2 है उसमें भी डिवीजन होगा और 2 और बना लेंगी। और क्योंकि ये और ये दोनों डिवीजन जो होते हैं वो एकदम सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होते हैं, तो इसी वजह से मियोसिस 2 में एवरीथिंग इज सेम एज माइटोसिस। बेसिकली दोनों सेल्स के अंदर माइटोसिस होगी और हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है ना। जैसे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग हो रही थी, वैसे सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होगी यहाँ पे फिर से। तो मियोसिस 2 बेसिकली जो है वो माइटोसिस ही है ना, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है, स्टेज बिटवीन M1 एंड M2, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में जो समय बचता है या जगह बचती है ना, जगह क्या, समय जो बचता है, उसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है, वो स्टेज। बाकी क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ लिया, कैजमेटा आपने पढ़ दिया अच्छे से। अच्छा, इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के ऊ साइड में, या कह लो जो एग सेल बनती है उसमें डिप्लोटीन स्टेज जो होती है वो लास्ट कर सकती है मंथ या फिर ईयर, मतलब कई महीने या सालों तक डिप्लोटीन स्टेज रह सकती है, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिप्लोटीन स्टेज कौन सी स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज महीने या फिर सालों तक रखी रहती है, तो वहीं पे आप ये भी कह सकते हैं मियोसिस अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज में, है ना, ऐसा भी कहते हैं, अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब यहाँ पे आता सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का क्या सिग्निफिकेशन, कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर थ्रू डिफरेंट जनरेशन। अगर आप एक जनरेशन से दूसरे में जा रहे हो तो क्रोमोसोम का नंबर कंजर्व करने का काम मियोसिस का होता है। रीजन क्या है, अगर आपके मदर हैं या फादर है, मान लेते हैं मदर के अंदर 46 क्रोमोसोम थे और फादर के अंदर 46, जब यहाँ पे बनेगा, क्या कहते हैं उसे, जाइगो सॉरी गैमीट बनेगा, जब गैमीट बनेगा, मान लेते हैं स्पर्म बना, है ना, जो फादर थे उसमें स्पर्म बना, स्पर्म में रहेगा 23 क्रोमोसोम, क्योंकि आधा हो जाता है, आपको पता है। मदर से एग बना, एग के अंदर रहेगा 23 क्रोमोसोम, इन दोनों को जब मिक्स होगा तो 46 क्रोमोसोम बनेगा, है ना। तो देख रहे हो 46 क्रोमोसोम, सॉरी देख रहे हो, जो ये 46 क्रोमोसोम था, ये 23 कैसे बना, मियोसिस के द्वारा। तभी तो हाफ क्रोमोसोम का नंबर आधा क्यों हुआ, मियोसिस के द्वारा। और इसीलिए हम कह रहे हैं मियोसिस जो होता है डिफरेंट जनरेशन की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम के नंबर को बचा के रखता है ना, कंजर्वेशन करे रहता है, ठीक है। अगले जनरेशन में फिर से आधा होगा, फिर से पूरा होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है इंक्रीजेस वेरिएशन, ये तो आपको सामने ही दिख रहा है, इंक्रीजेस वेरिएशन सामने ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि कैजमेटा फॉर्मेशन या कह लो क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मेन ही चीज है जहां पे क्या हुआ था, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था। तो क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मतलब वेरिएशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आखिरी पॉइंट था हमारा, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त, है ना। तो इस चैप्टर में सिर्फ 2 पेज ना, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, जल्दी से कमेंट करके बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, अच्छा लगेगा मुझे भी। और अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछो, मैं आपको आंसर करने की वहां पे कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।